हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे और कल हम लोगों ने इल्तुतमिश के बारे में पढ़ा। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा? इल्तुतमिश के बारे में पढ़ा। कुतुबुद्दीन ऐबक अपने आप को क्या कहता था? मलिक या सिपहसलार। ठीक, मलिक या सिपहसलार कहता था। लेकिन इल्तुतमिश क्या कहता था अपने आप को? सुल्तान। क्यों कहता था? क्योंकि उसने 1229 AD में बगदाद के शासक से, बगदाद के खलीफा से सुल्तान का वैधानिक मान्यता ले लिया इस्लामी जगत से। ये सब हुआ। इल्तुतमिश जो है बहुत सारे विजय अभियान किया, जैसे बंगाल में अभियान किया, ये मैंने बताया। इवाज खां वहाँ जो है बदमाशी करने लगा था, उसका नाम गयासुद्दीन इवाज खान था। वो काफ़ी वहाँ पॉपुलर भी हो गया था और बहुत से लोकल जो सामंत थे वहाँ से नजराना वसूल कर रहा था। लेकिन उसकी शक्ति को, गयासुद्दीन इवाज खां की शक्ति को इल्तुतमिश ने तोड़ा और अपने पुत्र नासुद्दीन महमूद को वहाँ का जो है आप कह सकते हैं कि सूबेदार बनाया। लेकिन उसके पहले अपने पुत्र नासुद्दीन महमूद से पहले मलिक जानी को बनाया था। इस समय जो बिहार था वो बंगाल के अंतर्गत ही काम करता था। बंगाल में जो लखनऊती शासन का केंद्र था वहीं से बिहार का भी शासन जो है निर्धारित होता था। तो यही सब है आपका। एक चीज और, इल्तुतमिश जो है राजपूताना में मेवाड़ की राजधानी थी नागदा। मेवाड़ राजवंश की राजधानी थी, कहाँ थी? नागदा। जब इल्तुतमिश ने यहाँ पर आक्रमण किया तो गुजरात के चालुक्य शासक ने इसको सपोर्ट किया था, नागदा को, नागदा के राजपूत वंश को। और इसमें जो है इल्तुतमिश पराजित हुआ। प्रतिशोध में इल्तुतमिश ने गुजरात में अपनी सेना भेजी, लेकिन यहाँ भी उसे हार का सामना करना पड़ा। अर्थात क्या मेरे कहने का अर्थ है कि इल्तुतमिश को राजपूत शासकों ने जो है गुजरात के जो क्षेत्र पर नियंत्रण से, गुजरात के क्षेत्र पर नियंत्रण नहीं था, जो मैं कहना चाह रहा हूँ। क्योंकि मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि गुजरात और मालवा को जितने में दिल्ली सल्तनत को लगभग 100 साल लग गए। 100 साल भी नहीं तो कम से कम 90 साल तो जरूर लग गए। इसलिए यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ कि इल्तुतमिश के समय में गुजरात पर उसका अधिकार नहीं था और राजपूताना पर भी बहुत ज्यादा उसका अधिकार नहीं था। इल्तुतमिश जो है, चूंकि इल्तुतमिश का सबसे बड़ा बेटा नासुद्दीन महमूद था, तो वो जो है बंगाल में ही जो है मारा, बंगाल में ही उसके जीवन काल में ही मर गया था। और दूसरा जो एक बेटी रजिया थी, तो इल्तुतमिश जो है रजिया को ही अपना सुल्तान, अपनी उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। लेकिन उस समय के जो इल्तुतमिश ने जो तुर्कान में चहलगामी का संगठन किया था, जो 40 तुर्क सरदारों का संगठन था, वो नहीं चाहता था कि रजिया शासक बने। तो उसने क्या किया कि इल्तुतमिश रजिया के सौतेले भाई रुकनुद्दीन फिरोज शाह नाम था। क्या नाम था? रुकनुद्दीन फिरोज शाह नाम था। ये रजिया का सौतेला भाई था और इसकी माँ का नाम था शाह तुर्कान। शाह तुर्कान जो है ये जो है गद्दी पर बैठाया। 40 तुर्क सरदारों ने इसे सपोर्ट किया वहां का, जो इल्तुतमिश का बहुत विश्वास पात्र था, जिसमें वजीर जुनैदी भी था। इल्तुतमिश का वजीर जुनैदी भी था। इन लोगों ने रजिया के खिलाफ रुकनुद्दीन फिरोज शाह का सपोर्ट किया। लेकिन सत्ता पर आते ही रुकनुद्दीन फिरोज शाह और शाह तुर्कान ने मिलकर इल्तुतमिश के परिवार वालों को ही नष्ट करना शुरू कर दिया। तो इससे काफी वहां की दिल्ली की जनता में आक्रोश फैला और फिर से जो है रजिया जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठती है, जिसे इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। रजिया का शासन 1236 से लेकर 1240 तक है। रजिया का शासन कब से कब तक है? रजिया का शासन है 1236 AD से 1240 AD तक। देखिए, रजिया के शासन का कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं पहले लिख देता हूं। दिल्ली की जनता ने पहली बार उत्तराधिकार का चयन किया, क्योंकि दिल्ली की जनता ने ही रजिया का चुनाव किया था। उत्तराधिकार का चयन, यह पहली महिला थी, यह पहली महिला थी। इस्लामी जगत में यह पहला उदाहरण आपको देखने को मिलता है। दिल्ली की जनता ने इसे अपना उत्तराधिकारी स्वीकार किया, इसका चयन किया और इल्तुतमिश ने भी अपना पुत्र के रहते हुए, अपने पुत्र के रहते हुए भी इसका चयन एक सुल्तान के रूप में किया। यह एक अनोखा उदाहरण है। इस तरह का उदाहरण आपको
इस्लामी जगत में मिस्र और ईरान कहीं देखने को नहीं मिलता है। मिस्र और ईरान में है भी तो महिला जो है अब वयस्क पुत्र के संरक्षक के रूप में, संरक्षिका के रूप में चयन होता था। लेकिन यहाँ पे एक हम लोगों को एक अनोखा उदाहरण देखने को मिलता है। सबसे बड़ा चीज कि रजिया का जो इन्वेस्ट किया था प्रारंभ में, वो दो वर्ग में किया था। एक तो तुर्कान चिहलगानी वर्ग, 40 तुर्क सरदार था, तुर्कान चिहलगानी, और दूसरा उलेमा वर्ग, तुर्कान चिहलगानी, और दूसरा था उलेमा वर्ग। तुर्कान चिहलगानी से रजिया का अपोज करने से सबसे बड़ा बात है कि प्रशासन पर 40 तुर्क सरदारों का ही सैनिक और प्रशासनिक नियंत्रण था। इसके सपोर्ट के बिना रजिया शासन नहीं कर सकती थी। दूसरा बात, उलेमा के हाथ में जो है जनमत का नियंत्रण होता है। जनमत में वो गलत प्रचार फैला सकता था रजिया के खिलाफ। और उलेमा वर्ग इसलिए इसे चिढ़ा जाता था क्योंकि यह पुरुष की तरह वस्त्र पहनती थी, कुबा पहनती थी पुरुष की तरह। कुबा का अर्थ हुआ कोट, और कुल्हा पहनती थी, इसका अर्थ हुआ टोपी। जो पुरुष लोग टोपी पहनते थे ना और कोट पहनते थे, कुबा कोट और कुल्हा टोपी, ये पुरुष की तरह पहनती थी। ये हाथी पर चढ़ती थी, हाथी पर चढ़ के राजभवन की ओर जाती थी, या अपने जनता के बीच जाती थी, हाथी पर बैठ कर जाती थी। घोड़ा पर बैठकर जो है ये सैनिक नेतृत्व करती थी। तो ये सब गुण के कारण उलेमा वर्ग जो है काफी इससे नाराज रहता था। तो तुर्कानी चिहलगानी में सबसे इंपॉर्टेंट था जो इल्तुतमिश का वजीर था जुनैदी, सबसे पहले इसको रजिया ने उसे ही सबसे पहले पराजित करके मरवा दिया या कैद करवा दिया। लेकिन सबसे पहले जुनैदी को अपने रास्ते से इसने हटाया। उसके बाद एक थे तुर्कानी चिहलगानी का सदस्य था, इंपॉर्टेंट था, इख्तियारुद्दीन एतेगीन। उनका नाम था इख्तियारुद्दीन एतेगीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं और इसको बदायूं का अक्तादार बना दिया, बदायूं का अक्तादार बना दिया। और दूसरा था आपका अल्तुनिया, इसको भटिंडा या तबर हिंद का अक्तादार बना दिया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसने जो है अब ये दोनों, लेकिन इन दोनों ने आपस में षड्यंत्र किया कि जो है कैसे रजिया को गद्दी से हटाया जाए। तो इन दोनों ने मिलकर षड्यंत्र किया और इन लोगों का आपस में ही प्लानिंग था। इख्तियारुद्दीन एतेगीन का अल्तुनिया से कहा कि तुम भटिंडा में विद्रोह कर दो। यहां तक तो सही, तो इसने अल्तुनिया ने भटिंडा में विद्रोह कर दिया। जब विद्रोह कर दिया तो ये रजिया जो है इस विद्रोह को दबाने के लिए जो है वह भटिंडा की तरफ बढ़ी, पंजाब की तरफ बढ़ी। एतेगीन ने क्या किया, जो बहराम शाह था, मुइजुद्दीन बहराम शाह को गद्दी पर बैठा दिया। मुइजुद्दीन बहराम शाह जो रजिया का सौतेला भाई था, उसको गद्दी पर बैठा दिया। अब जब बहराम शाह को गद्दी पर बैठा दिया तो एतेगीन को जो है अल्तुनिया को इस बात के लिए काफी दुखी महसूस हुआ कि हमको, वो चाह रहा था कि हम जो है पावरफुल पोजीशन पर आए, लेकिन यहां पर हो रहा था उल्टा। एतेगीन जो है पावरफुल दिल्ली की गद्दी पर आ रहा था। बहराम शाह ने अब ये बात हुआ तो इसने रजिया ने क्या किया, अल्तुनिया से विवाह कर लिया, अल्तुनिया से विवाह कर लिया। और इधर एतेगीन जो है बहराम शाह को सपोर्ट कर रहा है। इसी समय एक रजिया ने उसके अमीर आखुर पद पर एक हबशी सरदार अबिसिनियाई जो गैर तुर्क था, उसको गैर अमीर आखुर पद पर नियुक्त कर दिया था। उसका हत्या जो है एतेगीन करवा देता है, और रजिया के पास अब कोई विकल्प नहीं है तो वो अल्तुनिया से विवाह कर लेती है। और दोनों जो है अल्तुनिया और दोनों जब बहराम शाह से लड़ने के लिए दिल्ली की ओर बढ़ते हैं
जरा युद्ध भी होता है, लेकिन जब युद्ध होकर ये लोग वापस भागते रहते हैं तो कैथल के समीप 1240 एडी में इसकी जो है हत्या कर दी जाती है, रजिया की। कैथल के समीप, हरियाणा में कैथल जगह है, इसकी हत्या कर दी जाती है। तो यह है रजिया का शासन का जो अबसिनियाई जो सरदार है उसका नाम है मलिक याकूत, याद रखिएगा, मलिक याकूत। मलिक याकूत, बहुत इतिहासकारों का कहना है कि मलिक याकूत जो है अमीर आखुर पद पर नियुक्त था और इसका बहुत ही अंतरंग संबंध जो है क्या कहते हैं रजिया से था, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। बहुत इतिहासकार कहते हैं कि रजिया को ये घोड़ा पर बैठाता था, लेकिन ये सब कहानी है, ये सब में कोई सच्चाई नहीं है। रजिया घोड़ा पर तभी बैठती थी जब वह सैन्य नेतृत्व करती थी, बाकी समय में वह हाथी पर ही चढ़ती थी। इसलिए यह कहना कि प्रतिदिन घोड़ा पर रजिया को बैठा के और मतलब जो एक संबंध कायम कर रहा था, वैसी कोई यहाँ पर बात नहीं थी। रजिया जो है एक चीज और, रजिया दिल्ली की गद्दी जो है लाल वस्त्र पहन कर ही गद्दी पर बैठी थी, दिल्ली की गद्दी पर। एक थे तबकाते नासरी के लेखक है मिनहाजुद्दीन सिराज, कल भी मैंने चर्चा किया था मिनहाजुद्दीन सिराज, मिनहाजुद्दीन सिराज। इन्होंने कहा कि रजिया का पतन का एक कारण, मात्र एक कारण था, वह था उसका स्त्री होना। अगर रजिया स्त्री नहीं होती तो उसका पतन नहीं होता। उसमें इल्तुतमिश के सारे अच्छे गुण थे, लेकिन सिर्फ उसका इल्तुतमिश से जो परंपरा में जो वंश परंपरा को चलाने के लिए जो गुण चाहिए उत्तराधिकार का, वो सारा गुण था। एक अच्छी कूटनीतिज्ञ भी थी, एक सब कुछ अच्छा था, कुछ सेनानायक भी थी, लेकिन बस एक ही अवगुण था कि वो महिला थी। लेकिन एक चीज ये भी था कि उस समय जो दो पावरफुल शक्ति थी, एक तुर्कान चिहलगानी और प्लस उलेमा, ये दोनों जो था रजिया से नाखुश था। क्यों नाखुश था यह मैं चर्चा कर दिया था, क्योंकि रजिया तुर्कान चिहलगानी को कंट्रोल में रखना चाहती थी, जैसे इल्तुतमिश चाहते थे। लेकिन इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद तुर्कान चिहलगानी के सदस्य चाहते थे कि अब इल्तुतमिश का कोई भी जो उत्तराधिकारी हो, उत्तराधिकारी तो ठीक है लेकिन वह उसके नियंत्रण में रहे, खिलौना बनकर रहे, जो रजिया को मंजूर नहीं था। और यही बात था कि तुर्कानी चिहलगानी के सदस्यों ने मिलकर रजिया को मार दिया। खैर यह हुआ कि 1240 ईस्वी में इसकी जो है हत्या हो गई कैथल के समीप में। इसमें कुछ प्रशासकीय गुण थे जो मैं मेंशन कर देता हूं। इसने पहली बार गैर तुर्क को उच्च पद पर नियुक्त किया, गैर तुर्क को उच्च पद पर नियुक्त किया, जैसे मलिक याकूत, ये एक अबिसिनिया जो इथोपिया को कहा जाता है, ये हबसी था, तो इसको जो है अमीर आखिर पद पर नियुक्त किया था। तो एक कहने का अर्थ है कि इस समय तुर्की प्रशासन में इसने गैर तुर्की को भी प्रवेश दिया, गैर तुर्की को भी प्रवेश दिया। एक बहुत बड़ा इसमें गुण था। और यह कहीं ना कहीं अलाउद्दीन खिलजी का और मोहम्मद बिन तुगलक का अग्रगामी है इस क्षेत्र में, कि तुर्की लोगों को तो प्रशासन में हिस्सा दिया ही, गैर तुर्कीकरण भी किया प्रशासन का। तो कहीं ना कहीं रजिया इसमें इस मामले में अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक की पूर्वगामी सिद्ध होती है। दूसरा है, इस समय 1227 एडी के आसपास जो है चंगेज खान की मृत्यु हो गई। और चंगेज खान की जब मृत्यु हो गई तो आपको मैंने बताया था कि चंगेज खान सिंधु नदी तक आया था, लेकिन इल्तुतमिश ने व्यवहारिक कूटनीति का परिचय दिया और लगभग 3 महीना वह सिंधु नदी के किनारे चंगेज खान रहा। खारजी साम्राज्य का जो अंतिम राजा था जलालुद्दीन मांगबरनी, वो इल्तुतमिश से राजनीतिक शरण मांगा था, लेकिन चंगेज खान ने कोई राजनीतिक संरक्षण नहीं दिया और चंगेज खान जो है वहां से वापस हो गया। और 1221 ईस्वी में उसने सिंधु नदी पर आया था। तो 1227 में चंगेज खान की मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका बेटा था चंगेज खान का बाकू खान, इसने रूस वगैरह जीता, ये सब जो है काम किया। लेकिन इसी समय फिर से आप कह सकते हैं कि एक ख्वारिज साम्राज्य का एक अंतिम शासक था जो मंगोल साम्राज्य के डर से, मंगोल साम्राज्य के डर से वो राजनीतिक संरक्षण रजिया से मांगा था। तो लेकिन रजिया ने उसको राजनीतिक संरक्षण नहीं दिया था। कहीं ना कहीं यह
इल्तुतमिश की जो मंगोल नीति थी उसी परंपरा को रजिया ने भी जीवित रखा। तो ये दो कुछ इंपॉर्टेंट बात था जो। इसके बाद मुइजुद्दीन बहराम शाह शासक बने। कौन शासक बने? मुइजुद्दीन बहराम शाह। मुइजुद्दीन बहराम शाह का शासन था 1240 ईस्वी से 1242 ईस्वी तक। मात्र 2 ही साल तक ये शासन किए। इन्होंने एक पद का सृजन किया, नायब ए ममलिकात पद का सृजन, ममलिकात पद का सृजन। और ये पद जो था ये नवाब के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सुल्तान के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पद था। और ये इस पद को दिया गया, पहला नायब ए ममलिकात पद दिया गया इख्तियारुद्दीन एतेगीन को। इख्तियारुद्दीन एतेगीन को दिया गया, वही एतेगीन को जो बदायूं का सूबेदार था, जो रजिया ने जिस बदायूं का सूबेदार बनाया था और जो बहराम शाह को राजा बनाया था। तो अब जो है बहराम के शाह के समय में पावर जो है 3 आदमी के हाथ में है, सुल्तान, वजीर और प्लस आपका नायब ये ममलिकात। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा पावरफुल नायब ममलिकात ही हो गया, क्योंकि सारी सैन्य शक्ति इसी के हाथ में आ गई। तो कहीं ना कहीं नायब ममलिकात का पद बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। लेकिन बहराम शाह ने एक काम किया कि एतेगीन को उभरने नहीं दिया और इसने इसकी हत्या करवा दी थी। और फिर एक और नायब ममलिकात का सृजन एक व्यक्ति बने थे, उसका भी बहराम शाह ने हत्या करवा दिया। इससे तुर्क सरदारों में बहुत ही असंतोष फैल गया। लेकिन इसी समय 1241 ईस्वी में एक मंगोल आक्रमण हो गया था तायर बहादुर के नेतृत्व में, और इसने लाहौर और मुल्तान को जीत लिया था। लाहौर और मुल्तान को जीत लिया था, लगभग ये ब्यास नदी तक आ गया था। जो मंगोल थे वो अब ब्यास नदी तक पहुंच चुके थे। तो ये पहला मंगोल आक्रमण भारत पर अगर किसी हुआ है, क्योंकि चंगेज खान जो 1221 में इल्तुतमिश के समय आक्रमण किया था वो सिंधु नदी तक आया था, मतलब सिंधु नदी क्रॉस नहीं किया, तो भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश नहीं किया। लेकिन गुरु तायर बहादुर जो थे पहला मंगोल आक्रमणकारी थे, जो 1241 ईस्वी में ब्यास नदी तक पहुंच गए। और यह जो मंगोल आक्रमण पहला भारत में हुआ वो मुइजुद्दीन बहराम शाह के समय में हुआ। तो ये दो इंपॉर्टेंट बात है। इसी समय जो तुर्क सैनिक इकट्ठे हुए मंगोल आक्रमण को दबाने के लिए, तो सब मिलकर जो है मुइजुद्दीन बहराम शाह का हत्या कर दिया। ठीक, अब बने मसूद शाह शासक। अब कौन शासक बनेंगे? मसूद शाह। मसूद शाह का समय है 1240 से 1242 से 1246 मसूद शाह का समय है। और मसूद शाह के समय में ही एक व्यक्ति आया बलवन, और इसने अमीर ए हाजिब पद पर नियुक्त किया, अमीर ए हाजिब पद पर नियुक्त किया। और ये बलवन अपनी प्रतिभा के कारण बहुत तेजी से तरक्की किया। और मसूद शाह कौन था? तो मैंने इल्तुतमिश का जो एक पुत्र था रुकनुद्दीन फिरोज शाह, उसी का बेटा था। रुकनुद्दीन फिरोज शाह का ये बेटा था मसूद शाह, शाह तुर्कान का बेटा था। शाह तुर्कान रुकनुद्दीन फिरोज शाह का बेटा था, और रुकनुद्दीन फिरोज शाह की मां शाह तुर्कान थी। और मसूद शाह के बाद शासक बनते हैं नासुद्दीन महमूद। नासुद्दीन महमूद के समय में सबसे इंपॉर्टेंट बात है तबकात नासरी लिखा गया। तबकात नासरी लिखा गया, और इसको लिखा था मिन्हाजुद्दीन सिराज। इसको मिन्हाजुद्दीन सिराज भी कहा जाता है। मिन्हाजुद्दीन सिराज ने तबकात नासरी लिखा था, और तबकात नासरी नासुद्दीन महमूद को ही समर्पित है। पहला इंपॉर्टेंट बात। दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि इसने इसका समय है 1246 ईस्वी से 1265 ईस्वी तक। इसने जो है अपना 1249 ईस्वी में बलवन को उल्लू खां का उपाधि दिया। बलवन को उल्लू खां का उपाधि दिया और अपना नायब ममलिकात बनाया। इस समय तायर बहादुर जो है काफी आक्रमणकारी
के रूप में इंडिया में प्रवेश कर गए थे, तो मंगोल लोग काफ़ी डिस्टर्ब करते थे ब्यास नदी के आसपास। तो इस मंगोलों को दबाने में बलबन की बहुत मतलब आप कह सकते हैं श्रेष्ठ सैनिक प्रतिभा का परिचय दिया था, और ब्यास नदी से इन लोगों को आगे नहीं बढ़ने दिया था। तो ये कहीं ना कहीं क्रेडिट जो है बलबन का ही जाता है। यहां हो गया। और एक तरह से आप कह सकते हैं इस समय जो पावर का यूज कर रहा था, नासुद्दीन महमूद के पावर का यूज जो है बलबन ही करता था। बलबन छत्र मतलब राजा नहीं भी था, क्योंकि वो था तो नायब, लेकिन शासक सुल्तान का जो छत्र का प्रयोग ये करने लगा था, इतना पावरफुल था। और नासुद्दीन महमूद बलबन का हर बात मानता था, और बलबन भी नासुद्दीन महमूद को सही परामर्श देता था। ये नहीं था कि गलत बात समझाते था, ऐसी कोई बात नहीं थी। बलबन ने अपनी बेटी का शादी नासुद्दीन महमूद के साथ कर दिया था, और बहुत से इतिहासकारों का कहना है कि नासुद्दीन महमूद को इसने जहर देकर मार डाला और सत्ता पर 1265 ईस्वी में अधिकार कर लिया। नासुद्दीन महमूद को कोई बेटा नहीं था, और इस तरीके से कुतुबी वंश पहला था, कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह। उसके बाद इल्तुतमिश शासक बनते हैं। इल्तुतमिश के बाद शासक बनते हैं रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रजिया, बहराम शाह, मसूद शाह, नासुद्दीन महमूद, और इस तरह से शमसी वंश समाप्त हो जाता है। अब जो है दिल्ली सल्तनत पर बलबनी वंश शुरू होगा, बलबन का वंश शुरू होगा। तो मेरे ख्याल से यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। इल्तुतमिश के मरने के बाद और बलबन के राजा बनने के पहले दो समस्याएं बहुत प्रबल होती थी। एक समस्या आपका था बंगाल का समस्या। इल्तुतमिश के समय जो कहानी है मैंने बता दिया। जैसे ही इल्तुतमिश की मृत्यु हुई तो वहाँ के जो राजा थे वो लखनौती से शासन करते थे बंगाल के, और बिहार भी उन्हीं के अंतर्गत होता था। वे क्या करते थे कि अगल बगल जो है बदमाशी शुरू कर देते थे। जैसे राधा दक्षिण बंगाल को कहा जाता था, वहाँ से जो है आक्रमण कर देते थे। बगल में असम था, जाजनगर था, जाजनगर उड़ीसा को कहा जाता है। लेकिन इस समय उड़ीसा के राजा ने लखनौती पर हमला किया, और इस्लामी शक्ति जो उस समय का वहाँ पर बंगाल का जो सूबेदार था वह पराजित हो गया। तो कहीं ना कहीं इतने ये शक्तिशाली नहीं थे उस समय बंगाल में। मेरे कहने का अर्थ है कि बंगाल में दिल्ली सल्तनत की जो भी सूबेदार थे वो इतने पावरफुल नहीं थे कि वहाँ के अगल बगल हिंदू शासकों को पराजित कर सके। और इन दिल्ली सल्तनत के शुरुआती क्षणों में हिंदू जो यहाँ के राजपूत राजा थे या और भी राजा थे, उन्होंने प्रतिरोध किया। तो इसको हिंदू प्रतिरोध के रूप में भी नहीं देखना चाहिए। कारण यह है कि ये सत्ता के लिए लड़ते थे और आपस में भी लड़ते थे। दिल्ली सल्तनत का भी विरोध करते थे, लेकिन ये आपस में भी लड़ते थे। हिंदू प्रतिरोध शब्द का यहाँ पर कोई हमें शब्द का यूज नहीं करना चाहिए। यह हो गया आपका बलबन से पहले तक का इतिहास। अब हम लोग कल जो है बलबन का से शुरू करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि कल का वीडियो आपका जो है गुलाम वंश का अंतिम वीडियो होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो फिर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। हम वीडियो की क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। वीडियो लंबा हो उससे कोई मैटर नहीं है, लेकिन मेरा एक ही पर्पस है कि आपको इतिहास की समझ भी आए, परीक्षा के लिए भी उपयोगी हो। और ये जो वीडियो है आप इससे जो है आराम से किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी सफिशिएंट वीडियो है। आप लोग कहीं नहीं भटकिए, इसी वीडियो को बार बार सुनिए, पढ़िए, लिखिए। किताब का कोई ज़रूरत नहीं है। और इस प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और थोड़ा सा कमेंट किया कीजिए। कमेंट करने से क्या होता है ना कि कोई व्यक्ति लाख मतलब आप कह सकते हैं कि उसमें लाख अच्छा गुण हो, लेकिन कमेंट होने से, आलोचना होने से वो अपनी कमियों को सुधार करता रहता है। आप लोग हो सकता है कि आप लोग समझते हो कि अच्छा क्लास ले रहे हैं इसलिए कमेंट नहीं करें, लेकिन आपका जिस स्तर का आलोचना होगा सुधार भी उसी स्तर का होगा। इसलिए आप लोग आलोचना किया कीजिए। धन्यवाद।